हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थीम 5 द मुगल एम्पायर। ओके, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना दिल्ली सल्तनत पूरा एंड विजयनगर एंड बामनी किंगडम भी कंप्लीट हो गया है आपका। ओके, थोड़ा सा पार्ट रह गया है बिल्कुल जरा सा उसमें बामनी किंगडम का, तो मैं आपको वो अपलोड कर दूंगी। इसके बाद हम लोग नया थीम स्टार्ट करेंगे अपना थीम 5 द मुगल एम्पायर। इसमें क्या है, आपके 5 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 9 से इसकी स्टार्टिंग है जिसका नेम क्या है, द अर्ली मुगल्स। ऐसे ही फिर इसके आगे और भी 4 अपने चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? 10th नंबर का है शेरशाह सूरी, अकबर द ग्रेट, जहांगीर एंड शाहजहां, फिर औरंगजेब एंड रीजनल किंगडम। ये पांचों चैप्टर हम कवर करेंगे किसमें? थीम 5 में। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? मुगल्स के बारे में, मुगल्स कैसे थे, अर्ली मुगल्स, लेटर मुगल्स, सारे उनके एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप सब कुछ देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपने मुगल एम्पायर को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि अपन लोगों ने जब पढ़ा था दिल्ली सुल्तानेट में, देखा होगा, देख लेना अगर नहीं देखा है, कि तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके बाद से क्या है, दिल्ली सुल्तानेट की कंडीशंस क्या है, धीमे धीमे क्या है डिटोरिएट होती रही। धीरे धीरे उसकी कंडीशंस क्या है, डाउन फॉल की कंडीशन में आता रहा और उसका क्या है, किंगडम धीमे धीमे क्या है, ग्रेजुअली फॉल होता रहा। ओके, फिर क्या है, दिल्ली सुल्तानेट के बाद क्या है, सैयद डायनेस्टी आई, दिल्ली डायनेस्टी के बाद, है ना। फिर लोधी डायनेस्टी आई और इस तरीके से 5 डायनेस्टी से कवर होकर बनी थी क्या है, दिल्ली सुल्तानेट, है ना। आपने ये भी देखा था कि लोधी सुल्तानेट, जब लोधी डायनेस्टी चल रही थी उस समय किसका इन्वेजन हुआ था? बाबर का। बाबर ने इन्वेड किया था इंडिया को, ठीक है। उस समय वो आए इंडिया में और उन्होंने क्या है, इनने क्या है, इस पे अटैक किया इब्राहिम लोदी पर और यहाँ से क्या है, लोधी डायनेस्टी को क्या है, समाप्त किया और इससे एक नई डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ, फिर नया एम्पायर स्टार्ट हुआ जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर। ओके, जब क्या है, जब बाबर ने क्या है इन्वेड किया था किस पर, दिल्ली पर या फिर इंडिया पर, तो उस समय क्या है, ऑलरेडी ये बहुत डाउनफॉल कंडीशन में नीचे डाउन होती जा रही थी इसकी सिचुएशन। तुगलक के बाद और कम हुआ इनका किंगडम सैयद में, और लोधी में और भी कम हो गया। तो जब बाबर ने इन्वेड किया किसको, लोधी डायनेस्टी के टाइम पर, उस समय इनके पास बहुत कम एरिया था, इनके डायरेक्ट कंट्रोल में दिल्ली था और उसके आसपास के छोटे मोटे एरिया और थे। किस टाइम पर? लोधी डायनेस्टी के टाइम पर। ये सब हम पढ़ ही चुके हैं, लोधी डायनेस्टी क्या है, सैयद क्या है, तुगलक क्या है, अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। तो फिर क्या है, और बाकी जो भी एरियाज और बचे थे आसपास दिल्ली के, उन सभी ने अपनी अपनी डिक्लेयर कर दी थी ऑटोनॉमी। क्या डिक्लेयर कर दी थी? ऑटोनॉमी, की नहीं, हम इनके अंडर में नहीं आते, हमारा खुद का एक एरिया है, रीजन है और हम दिल्ली डायनेस्टी के सुल्तान से उनके अंडर कंट्रोल में नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स ने अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी थी। किसके टाइम पे? जब बाबर ने इन्वेजन स्टार्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन सारी चल रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, है ना। नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी क्योंकि सभी लोग अपना अपना एरिया को डिक्लेयर कर रहे थे, अपने अपने स्वतंत्र हो रहे थे, कोई दिल्ली सुल्तानत के अंडर कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था और लोधी डायनेस्टी का एरिया बहुत ज़्यादा सीमित होता जा रहा था और उसके आसपास के एरिया क्या है, खुद को फ्रीली डिक्लेयर कर रहे थे, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। ओके, तो इसका क्या किया, जब बाबर आए तो इसका इन्होंने क्या है, एडवांटेज उठाया, फायदा उठाया, ठीक है। जो भी ये आसपास इनके बीच में इनस्टेबिलिटी थी या फिर ये लोग जो लड़ रहे थे आसपास, चाओस क्रिएट हो रहे थे, उसका किसने एडवांटेज लिया? बाबर ने लिया और यहाँ से ही क्या है, एक नया एम्पायर स्टेब्लिश हुआ जिसे हम लोग जानते हैं मुगल एम्पायर। अब देखो मेन देखते हैं मुगल डायनेस्टी के जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो कौन कौन से थे, उन्होंने कब कब शासन किया भारत पर, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें नाम आता है वो ऑब्वियस है, वो आएगा बाबर, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है जो रूल किया इन्होंने इंडिया पे वो है 1526 से लेके 1530 तक, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं इनके पुत्र या इनके सन हुमायूं। ओके, इनका टाइम पीरियड रहता है 1530 से लेके 1556 तक। फिर आते हैं इसके बाद अकबर द ग्रेट, इनका टाइम पीरियड रहता है 1556 से लेके 1605। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे आप लोग,
फिर आएंगे अपने जहांगीर, इनका टाइम पीरियड है 1605 से 1627। एंड आफ्टर दैट शाहजहां, ये जहांगीर के सन थे, 1627 टू 1658। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर में गिने जाते हैं किसके, मुगल एम्पायर के, उसमें आता है नेम औरंगजेब का। किसका आता है, औरंगजेब का नेम, जिनका टाइम पीरियड था 1658 टू 1707। तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं किसके, मुगल एम्पायर के, जिन्होंने क्या है, मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथ किया, एस्टेब्लिश किया और एक बड़ा सा एरिया को कैप्चर किया भारत में और एक नया एम्पायर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब हम जानेंगे डिटेल में किसके बारे में, बाबर के बारे में। किसके बारे में, बाबर के बारे में, जो क्या है, इनके फाउंडर हैं किसके, मुगल एम्पायर के। सबसे पहले इनका नेम क्या था, इनका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बाबर, तो आप कहेंगे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका क्या है, फुल नेम था। ओके, ये क्या थे, पहले मुगल एम्पायर थे और ये किसके सन थे, तैमूर लंग और चेंगिस खान डिसेंडेंट्स, मतलब इनके क्या है, आप कह सकते हो इनके पूर्वज कौन थे, तैमूर लंग एंड चेंगिस खान। ये कौन थे, मंगोल्स थे। इनके बारे में बता चुकी हूँ आपको किसमें, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था इनके बारे में। इसका मतलब मुगल जो थे ना, उनके पूर्वज कौन थे, मंगोल्स थे। तैमूर लंग भी बहुत फेमस मंगोल है और चेंगिस खान ये भी बहुत फेमस मंगोल रहे हैं। तो इतना समझ लिया। सबसे पहले फर्स्ट रूलर कौन थे मुगल एम्पायर के, बाबर। इनका टाइम था 1526 टू 1530। इनका किसके डिसेंडेंट्स थे, तैमूर लंग एंड चेंगिस खान। ओके, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये जो फरगना एक एरिया है, सबसे पहले इन्होंने वहां पर क्या है, शासन किया। इनको थ्रोन पे बिठाला गया, कहाँ के, फरगना के शासन पर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना, एक स्मॉल एरिया है, कहाँ पर है, ट्रांक्सियोना एक जगह है, कहाँ पर, मिडिल ईस्ट साइड, वहां पर क्या है, इनको एक फरगना एक एरिया है, स्मॉल एरिया है, वहां के शासक के रूप में इनको बिठाला गया। किसको, बाबर को। ठीक, लेकिन क्या हुआ, इनके कब बिठाला गया, जब इनके फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या है, इनको इनके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद इनको बिठाला गया फरगना के थ्रोन पर। ठीक, लेकिन क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने समरकंद एक जगह थी, वहां पर क्या थी, समरकंद एक जगह थी फरगना के आसपास, तो उसको इन्होंने क्या है, जीता। कितने साल में, जब 14 ईयर्स के थे तब ये, जब सिर्फ ये 14 ईयर्स के थे उस समय इन्होंने समरकंद एक जगह थी उसको जीत लिया था, इन्वेड करके। किसने, बाबर ने। लेकिन क्या हुआ ना, बहुत छोटे थे, 14 ईयर्स के छोटे बच्चे ही तो होते हैं 14 ईयर्स में, तो उन्होंने जीत लिया समरकंद। लेकिन वहां के कुछ लोगों ने, जो उज्बेक्स कहलाते थे, क्या कहलाते थे, उज्बेक्स, तो उज्बेक्स लोगों ने क्या है, इनको बाहर निकाल दिया, थ्रोन आउट कर दिया, किससे, समरकंद से और फरगना से। ठीक है, ये भी क्या है, उज्बेक्स भी एक अनदर मंगोल ट्राइब है। जिस तरीके से इनके डिसेंडेंट्स मंगोल्स थे, ये भी एक तरीके के मंगोल ही थे, बाद में सभ्य हो गए। तो एक अनदर ट्राइब है वहां पे उज्बेक्स, उन्होंने क्या है, इसको बाहर फेंक दिया फरगना और समरकंद से। किसको, बाबर को। इसके बाद क्या हुआ ना, ये कई सालों तक बिना घर, इनके पास कोई घर नहीं था, खाने के लिए कुछ मतलब ढंग का कुछ खाना नहीं था इनके पास, ऐसे ही सालों साल घूमते रहे और अपने सस्टेन करने के लिए क्या है, कोशिश करते रहे अपनी लाइफ को। कौन, बाबर। फिर क्या है, इन्होंने 1505 ये इन्होंने जीता था, कब जीता था इन्होंने, 1494 सीई में जीता था समरकंद। उसके बाद 1504 में क्या है, इन्होंने इन्वेट किया काबुल में। कहाँ पे इन्वेट किया, काबुल में, जो कहाँ पर है, वर्तमान कहाँ पर है, अफगानिस्तान। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या है, इन्वेड किया। ठीक है, इसके बाद की कहानी हम बताते हैं आपको। ओके, तो फिर इन्होंने क्या है, काबुल पे इन्वेड किया।
काबुल को इन्वेड भी किया और इन्होंने जीत भी लिया। क्या जीत लिया? काबुल इन्होंने जीत लिया। किसने? बाबर ने जीत लिया काबुल को। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब इन्होंने काबुल को जीत लिया, अब देखो ये क्या है, अपना प्यारा भारत, और ये है अपना बेटा, ये है इसका पोता, ये कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ है अपना अफगानिस्तान। ठीक, और यहाँ है काबुल। जब इन्होंने काबुल को जीत लिया तो ये फिर गए अपने भारत की तरफ, इसकी नजर गई। किसकी नजर गई? बाबर की नजर गई भारत की तरफ, कि हमें अब क्या है, भारत की तरफ इन्होंने अटेंशन की। ऐसे क्या रीजंस थे कि इन्होंने अपनी अटेंशन भारत की साइड की, इंडिया की साइड की, इंडिया को जीतने के लिए की? तो देखते हैं कौन कौन से रीजंस थे। सबसे पहले तो क्या है, जैसे कि बहुत सारे अपन को पता है, अपन ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कि कई सारे अटैक्स हुए थे, यहाँ से हुए थे ना, इंडिया के बाहर लोग आए, मंगोल्स लोग आए थे अटैक करने के लिए, उसमें चेंगिस खां भी आया था। ठीक है, ये कौन थे? इसके डिसेंडेंट्स थे। तैमूर लंग भी आया था। ठीक है, किस लिए आया था? क्योंकि बाबर उस समय जो इंडिया था, इंडिया के पास क्या था, बहुत सारी वेल्थ थी, फेब्युलस वेल्थ थी। और आपने देखा भी फिर सोमनाथ टेम्पल को कितनी बार लूटा, कई सारे पैसों को इकट्ठा करके ले गए। तो ऐसे ही बहुत सारी, इसको सबसे पहले तो इसको ये वेल्थ ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। किसको? बाबर को। इंडिया की फेब्युलस वेल्थ को अट्रैक्ट कर रही थी ये, और इसको पैसा भी चाहिए था कि हमारा जो मतलब काबुल है उसको कर तो लिया है हम लोगों ने कैप्चर, लेकिन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्मी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सब कुछ आने के लिए पैसा चाहिए है ना। तो इसकी वजह से भी इसको जरूरत थी। तो ये भी देख रहा था एक मौका कि हमें भारत में आने का मौका मिले और इसको हम क्या है, कैप्चर कर पाए। पहला रीजन तो यही था, वेल्थ। दूसरा, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनी चाहिए थी। तीसरा रीजन था कि सबसे पहले तो जो उज्बेक्स ने भगाया था, ना, बताया मैंने अभी इसको, समरकंद और फरगना से। तो उसको डर था कि कहीं अफगानिस्तान में आके फिर से उज्बेक्स से नहीं भगा दे, क्योंकि यहीं आसपास का एरिया था जहां से भगाया गया था इसको। तो उसे ये भी डर था, तो उसने सोचा कि इंडिया ज्यादा सेफ प्लेस है काबुल से, इसको रखने के लिए, फिर रहने के लिए, फिर अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए। इसके साथ साथ एक और रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि लोधी डायनेस्टी के टाइम पर एक शासक थे, उसका नाम था दौलत खान लोधी। कौन थे? दौलत खान लोधी। इसने क्या है, इनविटेशन भेजा था। किसको? बाबर को। और इनविटेशन भेज के बाबर को बोला कि जो उस समय इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था ना, कि इब्राहिम लोधी को आप हराइए और इसको, जिससे कि हम इसकी जगह पर आ सके। तो ये भी एक गोल्डन चांस था इसके पास इंडिया के अंदर क्या है, इन्वेट करने का, और इसकी हेल्प भी मिल रही थी इसको। तो इतने सारे रीजंस थे जिससे कि क्या है, एनकरेज हुआ कौन? बाबर, कि हम इंडिया पे अटैक करें और एक अपना इस्टेब्लिश कर सकें एक बड़ा सा एम्पायर, और उसने किया भी, है ना। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिससे कि बाबर को क्या है, सफलता मिली। कौन कौन से ऐसे कोर्स थे जिससे कि बाबर को क्या है, सक्सेस मिली। कहां पर? इंडिया में। तो बाबर सक्सेस इन इंडिया, ये देखेंगे हम, है ना। सबसे पहले तो बताया मैंने आपको कि बाबर को किसने इनवाइट किया था? दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था। बाबर वाज इनवाइटेड बाय दौलत खान लोधी। कब इनवाइट किया गया था? 1524 सीई में इनवाइट किया गया था। कौन? बाबर, दौलत खान लोधी के द्वारा, DKL। ठीक, और इसने क्या, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। किसकी तरह लिया? अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। किसने? बाबर ने। ओके, और ये सोच रहा था कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हटा देगा, हरा देगा, जिससे कि इनको मिल जाएगा दिल्ली का थ्रोन। ये सोच रहे थे कौन? दौलत खान लोधी, कि हमने इनवाइट किया बाबर को, हम इनकी हेल्प से इब्राहिम लोधी को भगाएंगे और इसकी जगह पर खुद बैठ जाएंगे दिल्ली के शासक बन के। ठीक,
लेकिन बाबर के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बाबर ने इस इनविटेशन को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और फिर क्या था, इनविटेशन मिल ही गया, मकसद मिल ही गया, सपोर्ट मिल ही रहा है डीकेएल का। फिर क्या था, कर दी क्रॉस सिंधु रिवर और पहुंच गए इंडिया, अपने भारत। ठीक, इसके बाद तो फिर हो गया इनका शुरू खेल। सबसे पहले इन्होंने पंजाब को कैप्चर किया। किसको कैप्चर किया? पंजाब को। वहां पे इन्होंने मतलब पूरा कैप्चर करके बड़ी अपनी पावर स्टेब्लिश कर दी और एक बार वापस काबुल चले गए। कौन? बाबर। ठीक है, इसके बाद क्यों चले गए वापस? जिससे कि हम और ज्यादा फोर्स को इकट्ठा करें और एक बड़ा सा अटैक करें। किस पर? इंडिया पर। ठीक है, पंजाब यहाँ कहीं है अपने। ठीक, पंजाब है अपना इधर, जिस इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, आप अपनी पावर छोड़ी, दोबारा गए काबुल बड़ा सा आर्मी को इकट्ठा करने। ओके, टू रीग्रुप हिज फोर्सेस फॉर अ फर्दर अटैक ऑन इंडिया, है ना। दौलत खान ने सोचा कि जैसे इसके जो एंसेस्टर थे ना, तैमूर, कौन थे? तैमूर कौन थे? और मंगोल्स थे। कि तैमूर का क्या होता था, मतलब मंगोल्स लोगों की क्या नीति थी, वो आएंगे, अटैक करेंगे, पैसा लूटेंगे, वेल्थ, और वापस चले जाएंगे, फिर नहीं आते थे वो। मतलब उन्होंने क्या है, कभी एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं की थी ना। आपने देखा हुआ है, तैमूर लंग आए, चेंगिस खान आए, क्या किया उन्होंने? पैसा लूटा, लोगों को मारा वगैरह किया, अपने पूरी पॉकेट वगैरह भर ली, वापस चले गए। कोई एम्पायर वगैरह बनाने की कोशिश नहीं की थी। तो डीकेएल ने भी ये सोचा कि बाबर भी कुछ ऐसा ही करेगा, क्योंकि इसके एंसेस्टर हैं तैमूर लंग, तो ये भी वही पॉलिसी अपनाएगा, आएगा, इन्वेट करेगा, पैसे वैसे लेगा, ठीक है, और वहां से चला जाएगा। मतलब कोई एम्पायर वगैरह एस्टेब्लिश नहीं करेगा। डीकेएल ये सोच रहा था। डीकेएल मीन्स दौलत खान लोधी। लेकिन भाई जो सोचते हैं हमेशा वैसा थोड़ी ना हो जाता है ना। तो क्या हुआ ना, बाबर दोबारा आया। वो तो क्यों गया था? जिससे कि बड़ी सी हमारी फोर्सेस को तैयार कर सके, क्योंकि उसे हराना था ना। अब डीकेएल को भी हराना पड़ेगा, इब्राहिम लोदी को भी हराना पड़ेगा, तभी तो एक एम्पायर बना पाएगा। तो वो गया दोबारा काबुल, फिर वापस आया। काबुल गया था, काबुल से वापस आया। सबसे पहले तो डीकेएल को ही निपटाया। ठीक है, डीकेएल को निपटा दिया, ठीक है, डिफीट किया दौलत खान को। उसके बाद पहुंचा दिल्ली। ठीक, दिल्ली पहुंचने के बाद इब्राहिम लोदी से मिलते हैं, इब्राहिम लोदी को निपटाते हैं, जिसको बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री में नाम आता है, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो लड़ा गया था युद्ध, जिसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या बोलते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1526 सीई में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। जो पहला बैटल ऑफ पानीपत था 1526 बीसी सीई में, जिसने इंडिया का पूरा हिस्ट्री को ही बदल डाला, है ना। क्योंकि इसी बैटल ऑफ पानीपत के बाद एक नया एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, जिसे कहा जाता है मुगल एम्पायर। गॉट इट? अब देखते हैं कि बाबर जीता कैसे। ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जिसने कि बाबर को जिता दिया। अकेला आया, मतलब कुछ आर्मी के साथ आया, दूसरे देश से आया, भारत पर इन्वेट किया उसने। ये भारत है अपना, और बाहर से आ रहा है, कोई इन्वेट कर रहा है, कुछ आर्मी के साथ आ रहा है, और बाद में जाके पूरा भारत को ही कैप्चर कर लेता है। ऐसे क्या रीजन्स थे कि ये बाबर की सक्सेस में, जिन्होंने क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और इसने बैटल ऑफ पानीपत को जीता। ओके, चलो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसे रीजन्स थे जिसने कि बाबर को क्या है जिताया, जीत दिलवाई। किसमें? बैटल ऑफ पानीपत में, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है।
बिल्कुल मत भूलना। कब हुआ था ये? 1526 सीई में हुआ था, जिसने हिस्ट्री ही बदल डाली किसकी? भारत की। सबसे पहला रीजन ये था कि भले ही बाबर की आर्मी स्मॉल हो, क्या हो? भले ही बाबर की आर्मी स्मॉल हो, छोटी थी, लेकिन ज्यादा डिसिप्लिन में थी, डिसिप्लिन्ड थी और लॉयल थी। किसको लेके? अपने सुल्तान को लेकर। भले ही छोटी थी लेकिन में डिसिप्लिन था और लॉयल थी वो, अगर कंपेयर करें हम लोग इब्राहिम लोदी की आर्मी को लेकर। भले इसकी बड़ी थी आर्मी लेकिन डिसिप्लिन नहीं था और लॉयल भी नहीं थी, गद्दार लोग ज्यादा भरे हुए थे, जिससे कि क्या है, एन वक्त पे आके उन्होंने क्या है, साथ नहीं दिया होगा, जिससे कि बाबर जीत गया। ठीक है। दूसरा रीजन क्या था? इसके साथ साथ इसके पास अच्छी सी मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने पूरा बकायदा पूरा एरिया देखा पहले, अच्छा इस तरीके से मार्च करेंगे हम, यहाँ से निकलेंगे, फिर दो सैनिक, कुछ सैनिक की टुकड़ी यहाँ से आएगी, पूरे इकट्ठे सैनिक नहीं आएंगे। ठीक है, जब ये थक जाएंगे तभी हटके दूसरे आएंगे, जिससे कि इनको रिप्लेस कर सकें। कुछ यहाँ से एंट्री लेंगे, कुछ यहाँ से लेंगे, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी वाइज फॉर्मेट किया कि इस तरीके से मिलिट्री स्ट्रेटेजी होगी। तुगलमा पद्धति टाइप एक पद्धति होती है, उसके हिसाब से लड़ाई की। और ये क्या है, एक रीजन बना कि बाबर की जीत हुई इस बैटल ऑफ पानीपत में। ओके, इसके साथ साथ इसके पास बढ़िया बढ़िया वेपन्स भी थे। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वेपन्स थे, जिसने भी क्या है, जो पहले कभी यूज नहीं हुए। इंडिया के जितने भी वॉर हुए आगे, मतलब पहले, क्योंकि वैसे भी भारत शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्कुल शांत सभ्यता थी। वैदिक एज में भी इतनी लड़ाई वगैरह नहीं हुई, फिर लेटर वैदिक एज में भी इतना कुछ नहीं हुआ। गुप्ताज भी आराम से मस्ती में रहते थे। मेडाइवल आया, दिल्ली सुल्तानेत आया, उसके बाद ये बाबर आए। ठीक है, तो क्या है ना, अपन लोग कोई इतने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स बनाने में क्या है, दिलचस्पी नहीं थी, ना ही कभी ऐसी यूज पड़ा, जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या है, फिर ये आए, ये तो कौन थे, एंसेस्टर कौन थे इनके? मंगोल्स थे। उनका तो काम ही लड़ाई करना था, तो उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट और शार्प वेपन्स जो भी क्या है, जिसने भी क्या है हेल्प दिया बाबर को जीतने में। अब देखते हैं ये बैटल ऑफ पानीपत के क्या कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब रिजल्ट क्या निकला इसका। तो आप पहले ही जान चुके हैं कि इसका सबसे बड़ा रिजल्ट तो यही निकला कि इसने दिल्ली सुल्तानेत को जड़ से उखाड़ फेंका और उसकी जगह एक नया एम्पायर बनाया, मुगल एम्पायर। ठीक है, लेकिन क्या है ना, बाबर को जीत तो लिया उसने बैटल ऑफ पानीपत से, दिल्ली पर कैप्चर भी कर लिया, लेकिन इसके बाद भी इसको कई सारे क्या है अलग अलग युद्ध लड़ने पड़े। इसको क्या है अभी आराम नहीं मिला, और जो आगे युद्ध लड़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इनको क्या है, पहला तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई जिसे बोला गया बैटल ऑफ पानीपत 1526 सीई में। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनको कई सारे और युद्ध लड़ने पड़े, उसमें से एक इंपॉर्टेंट आता है बैटल ऑफ खानवा। कौन सा आता है? बैटल ऑफ खानवा, फिर बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा, ये सारे क्या है और बैटल्स इसको लड़ने पड़े। अब हम जानते हैं इनके बारे में डिटेल में, बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी और घाघरा के बारे में। अब देखो, देख लिया हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंस क्या निकले थे बैटल ऑफ पानीपत के। तो फिर क्या है, उसके बाद 1527 ईस्वी आया, मतलब 1527 नया ईयर आया। ठीक, अब ऐसा थोड़ी ना है कोई नया रूलर आएगा तो उसको आराम से शासन करने दिया जाएगा, वो भी दूसरे देश में। जो ऑलरेडी रूलर्स रह रहे होंगे वो इसको ओपोज करेंगे, वो क्या है अगेंस्ट जाएंगे कि आप जाइए, हमारी टेरिटरी को कोई कैप्चर करवाना चाहेगा क्या। तो उसमें एक राजपूत रूलर थे, बहुत फेमस रूलर हैं, बहुत ब्रेव रूलर थे, राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा। ठीक, अब क्या है ना, ये कौन थे? मेवाड़ के थे, मेवाड़ राजस्थान में के रूलर थे। ठीक है, कौन?
राजपूत रूलर थे राणा सांगा। ठीक, इन्होंने क्या है इसको अपोज किया, किसको, बाबर का। ठीक, फिर इनके बीच में जो बैटल हुआ उसे हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। 1527 ईस्वी में, 27 सीई में बाबर और राणा सांगा के बीच में एक बैटल हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। कहाँ हुआ, आगरा के पास एक विलेज था, अ विलेज नियर आगरा, वहां पर इन दोनों के बीच में ये बैटल हुआ। ओके, इसमें बाबर बताता है, जब मतलब अपनी लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी में लिखा जाता है, ठीक है, उसमें बोला जाता है कि राणा सांगा से जब युद्ध किया जा रहा था तो उस समय राणा सांगा की आर्मी 2 लाख से ज्यादा थी। ठीक है, और इतनी बड़ी आर्मी बाबर के पास नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जिहाद का नारा भी दिया था इसमें। ठीक है, और क्या है साथ में, लेकिन उन्होंने बोला हम जीते। कैसे जीते, क्योंकि हमारे पास जो वेपन्स थे वो बहुत अच्छे थे, साथ में मिलिट्री टैंक वगैरह थे इनके पास, और साथ में घोड़े पर सेना इनके पास अच्छी खासी थी। किसके पास, बाबर के पास। इस तरीके से राणा सांगा को इन्होंने हराया और इन्होंने बैटल ऑफ खानवा को भी जीत लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप है, किस तरीके से इनका इन्होंने अपना एरिया को एक्सटेंड किया, किस तरीके से ब्लू जो पर्पल वाला एरिया दिख रहा है वो एक्सटेंशन है बाबर का इंडिया के एम्पायर में। ओके, इसके बाद क्या है, वो विक्ट्री हो गई उनकी, बैटल ऑफ खानवा में जीत गए वो। तो फिर इनका सेंटर शिफ्ट हो गया कहाँ से, काबुल से इंडिया, क्योंकि दिल्ली में भी जीत गए थे ये, आगरा के आसपास के एरिया भी जीत लिया था राणा सांगा को हराकर, और ऐसे ही फिर ये आगे बढ़ते गए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे और भी फोर्ट्स को जीते, जैसे कि ग्वालियर का फोर्ट, ठीक, धौलपुर का फोर्ट, अलवर का फोर्ट, किले, ये सारे इन्होंने जीते, मतलब इन सारे जगहों को भी इन्होंने क्या है कैप्चर कर लिया। ओके, इसके बाद 1528 सीई आता है। ठीक, 1528 सीई आता है, और उसमें फिर एक और राजपूत रूलर होते हैं मेदिनी राय। कौन होते हैं, मेदिनी राय, ये भी एक राजपूत रूलर होते हैं। तो क्या है, इनके बीच में और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है, बैटल होता है, जिसे हम लोग बैटल ऑफ चंदेरी कहते हैं, क्योंकि चंदेरी जो फोर्ट था ना उसको इसने सीज कर लिया था, मतलब कैप्चर कर लिया था, और वहां पर इसको हराया मेदिनी राय को, इसलिए इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक, अब क्या था, मतलब ये दोनों लोगों को हरा दिया इसने, बड़े बड़े रूलर्स को, तो एक तरीके से राजपूत जो रूलर्स के साइड जो अगेंस्ट इसके ओपोजिशन आ रहा था उसको इसने न्यूट्रलाइज कर लिया, और अब क्या है, ये एक बढ़िया सा एम्पायर बनाने की कंडीशन में थे। कौन, बाबर। इसके बाद क्या आता है, फिर आता है नया साल, मतलब देख रहे हो ना आप, 1526 में इसने क्या है जीता बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ घाघरा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, 1529 आता है अब, जिसमें क्या है, इन्होंने इनके बीच में युद्ध होता है, किसके किसके बीच में, बाबर और अफगान्स के बीच में। ठीक, बाबर और अफगान्स के बीच में युद्ध होता है ईस्टर्न इंडिया के साइड। कहां पर, ईस्टर्न इंडिया के साइड क्या है, इनका युद्ध होता है। ठीक है, इस वाले एरिया में। ठीक है, और यहां पर भी क्या है, बाबर जीतता है, अफगान्स को हराता है। तो लगातार 4 बड़े बड़े युद्धों को जीता, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा वाले एरिया पर इसने जीता था। ओके, इसके बाद 1530 में क्या है, इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर आते हैं हुमायूं, और इस थ्रोन को क्या है वो असेंड करते हैं। ठीक, तो ये सब था किसके बारे में, बाबर के बारे में। इसके साथ साथ बाबर सिर्फ लड़ाइयों, मतलब पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं था, ये क्या है, कल्चरली भी बहुत इंटेलिजेंट रूलर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने में तो ये बहुत ग्रेट राइटर थे। क्या थे, ग्रेट राइटर थे।
इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जो किस नाम से जानी जाती है, तुजुक ई बाबरी या फिर बाबरनामा। तो बाबरनामा नाम से इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। किसने? बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। ओके, ये बताया गया है इसमें बाबरनामा में कि मतलब किस तरीके से वो रहा करता था, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी थी, कैसे कैसे फेस किया गया, सब कुछ इसके बारे में इन्होंने बताया है। ये किस लैंग्वेज में लिखी है? ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में? तुर्क भाषा में ये लिखी गई थी। बाबर ने क्या है इसमें डिटेल दिया गया है, किसके बारे में? इन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है कि उस समय हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स कैसी थी, उनके कस्टम्स कैसे थे, किस तरीके से वो बिहेव करते थे, किस तरीके से सोसाइटी थी, और उस समय एरिया, ज्योग्राफी क्या थी इंडिया की। इंडिया को वहाँ पे हिंदुस्तान कहा गया था उस समय। क्या कहा गया था? हिंदुस्तान। तो ज्योग्राफी कैसी थी हिंदुस्तान की, कस्टम्स कैसे थे लोगों के, हैबिट्स क्या क्या थी, और एक किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसके साथ साथ हमको पता चलता है ऑक्यूपेशन कैसी थी लोगों की, ठीक है, किस तरीके से मैनर्स उनके, किस तरीके से बिहेव क्या थे, हैबिट्स क्या थी, ये सारा इसके बारे में बताया गया है। अब आप इतने सारे इसने वॉर किए, इतने सारे कॉन्क्वेस्ट किए, सभी को जीता और एक बड़ा सा एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, कहाँ पर? इंडिया में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा कॉन्करर था और साथ में एक बढ़िया रूलर भी था। इसके साथ साथ ये टैलेंटेड सोल्जर, ग्रेट जनरल, ठीक है, कॉन्करर, ग्रेट राइटर, ठीक, रूलर, और इसके साथ साथ कई सारी लैंग्वेज का क्या है इसको नॉलेज भी थी, जैसे कि पर्शियन, अरेबिक और उनकी नेटिव लैंग्वेज तुर्किश, इन सब की भी क्या है इसको जानकारी थी। इसके साथ साथ कई सारी और भी चीज़ें इसने चलाई, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, मिलिट्री टेक्निक्स को अपनाया, किस तरीके से कैनॉन को यूज़ करना है, मतलब आर्मी को यूज़ करना है, किस तरीके से मिलिट्री टेक्निक्स से वॉर को जीतना है, किस तरीके से अपने जो एम्पायर को क्या है इस्टेब्लिश करना है, और साथ में ये नेचर लवर भी था। क्या था? नेचर लवर भी था। और इसके लिए इसने कई सारे गार्डन्स बनवाए थे, जिन्हें हम लोग बोलते थे चार बाग। इनकी लैंग्वेज बोला जाता है चार बाग। कैसे होते थे ये? मतलब मान लो यहाँ पे कोई मेन जगह है गार्डन में, ठीक है, और क्या है आसपास, मतलब यहाँ पे बीच में फाउंटेन लगा है, और यहाँ पे फूल लगे हुए हैं आसपास, यहाँ से बारिश, पानी बिल्कुल बह रहा है, और बड़ा सुंदर तरीके से क्या है इन्होंने गार्डन बनवाए थे, जिसे चार बाग कहा जाता है। तो ये सब हमने किसके बारे में जाना? बाबर के बारे में जाना, कि बाबर कौन थे, किस तरीके से इन्वेड किया, किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे जीते, कौन कौन से रीजन्स थे। इसके साथ साथ रूलर के साथ साथ वो राइटर भी थे। एक अच्छा रूलर उन्हें क्यों कहा जाता है, तो ये सब हम लोगों ने बाबर के बारे में जाना। चैप्टर 9 का जो है अपना अर्ली मुगल्स, इसका पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।